हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे और एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है और रेट कांस्टेंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट लॉ इक्वेशन क्या है। रेट लॉ इक्वेशन के अंदर वही रिएक्टेंट स्पीशीज एक्सप्रेस की जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है, जिन पे एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आने वाली रिएक्टेंट स्पीशीज वो होती है जिन पर एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का। और अब अपन आगे देखते हैं। तो मैं आपको प्रीवियस क्लास से ही मैं ये कह रहा था कि किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो हम या तो उसकी मैकेनिज्म गिवन हो, स्टेप्स गिवन हो, तो स्लो स्टेप से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, रेट लॉ इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। और दूसरा, कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हैं, कुछ प्रैक्टिकल मेथड है, कुछ टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स के थ्रू भी हम ऑर्डर को ऑब्जर्व करते हैं लेबोरेटरी में। और उनमें से एक टेक्निक है, मेथड है इनिशियल रेट लॉ मेथड। इनिशियल रेट लॉ मेथड, तो इनिशियल रेट लॉ मेथड से ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। तो बोर्ड पर एक टेबल डिस्प्ले हो रहा है। इस टेबल के अंदर ये लिखा हुआ है, द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन A plus B gives C was measured for several concentration of A and B। ये बोल रहा है कि A और B की बहुत सारी अलग अलग कंसंट्रेशन पर हमने इनिशियल रेट ऑब्जर्व की। ये टेबल के अंदर है। द ऑब्जर्वेशन मेड आर रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। 3 ऑब्जर्वेशंस को हम उसमें से लेकर अपन इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, या मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेथड कौन सा है, ध्यान रखना, इनिशियल रेट लो मेथड। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में हमने A का इनिशियल कंसंट्रेशन लिया 0.1, B का इनिशियल कंसंट्रेशन लिया 0.1 और इनिशियल रेट जो हमने ऑब्जर्व की लेबोरेटरी में वो ही 4 × 10⁻⁵। सेकंड में 0.1 इनिशियल कंसंट्रेशन लिया और B का कंसंट्रेशन 0.2 कर दिया और रेट ऑब्जर्व हुई 4 × 10⁻⁵। इसका मतलब B की कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रही है, यानी B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 हो गया, क्योंकि कंसंट्रेशन B का कंसंट्रेशन चेंज हुआ, डबल हुआ, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन वही हुआ। इसका मतलब B पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है, तो B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 हो गया। ये तो यहीं से अपन को मालूम पड़ गया, दिख गया। थर्ड ऑब्जर्वेशन में हमने A का कंसंट्रेशन 0.1 की जगह 0.2 ले लिया। रेट ऑफ रिएक्शन जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो अब 0.1 की जगह 0.2 ले लिया, डबल कर दिया। और B का कंसंट्रेशन वही रखा, कीपिंग कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ B, यानी 0.2 और 0.1। पहले 0.1 लिया था, अभी भी 0.1 है, तो ये 0.2 है। तो और ये 0.2 है, 0.1 है, और रेट ऑफ रिएक्शन ये हो गई। तो अब देखो हम इसे कैसे करेंगे, अभी समझा रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जब आपको इस तरह से टेबल दे रखा हो तो हम कैसे ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका रेट लॉ अज्यूम कर लेंगे। जो रेट लॉ अज्यूम कैसे करेंगे, R = K, बोर्ड पे ध्यान देंगे तो सब समझ में आ जाएगा। N1 and B N2। N1 is the order with respect to A and N2 is the order with respect to B। तो जो N की वैल्यू है वो आएगी N1 + N2, ठीक है। N is the order of reaction। N क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हमको N1 और N2 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास रेट लॉ इक्वेशन आ जाएगी और N की वैल्यू भी आ जाएगी, ओवरऑल ऑर्डर भी आ जाएगा। N इज ओवरऑल ऑर्डर। तो इसमें हमारी 3 इक्वेशन बन रही है। इक्वेशन फर्स्ट, अब मैं इक्वेशन फर्स्ट को डिस्कस कर रहा हूं। ऑब्जर्वेशन फर्स्ट में देखो ये वाला ले रहा हूं। तो इस फर्स्ट वाले केस में रेट कितना गिवन है, 4 × 10⁻⁵ = K। A की वैल्यू कितनी है, 0.1 की पावर N1। B की वैल्यू कितनी है, 0.1 की पावर N2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन सीरियल नंबर 1 से आया, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 से आया। अब हम
इसी तरह से सेकंड की बात कर लें, तो जब मैं सेकंड वाले की बात करूंगा तो ये डेटा लूंगा, इस लाइन वाले डेटा लूंगा, तो सेकंड में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन 4 इंटू 10⁻⁻5 के 0.1 की पावर n1 और 0.2 की पावर n2, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। और इक्वेशन नंबर थर्ड, अब हम इस थर्ड से लेते हैं, तो ये वाला थर्ड, तो थर्ड केस के अंदर हम क्या करेंगे, थर्ड केस के अंदर हमने लिया है, रेट आ गई है हमारी 16 इंटू 10⁻⁻5 के और 0.2 की पावर n1 एंड 0.1 की पावर n2, दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब हम इन फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को यूज करके n1 और n2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो तो हम क्या करें, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड कर लें, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड कर लेते हैं। तो जब हम फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड करेंगे तो हमारे पास n1 से n1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये जान दो, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड है, तो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू क्या है, फर्स्ट है 4 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल्स टू के 0.1 का पावर n1 और 0.1 की पावर n2, ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिख दी। अब डिवाइड बाय 2, तो 4 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल्स टू के 0.1 की पावर n1, 0.2 की पावर n2। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये तो आ गया मेरे पास 1, n1 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/2 की पावर n2, आ गया ना। इसको पूरा ले लिया, 0.1/0.2 को 1/2 लिखूंगा, तो आप देख लो 1/2 की पावर n2 इक्वल्स टू 1, तो अगर तो इसका मतलब n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ये तो सिंपल मैथमेटिकल स्किल्स है बेटा कि अगर x की पावर n1 है और या कोई भी वैल्यू है x और इसकी वैल्यू 1 आ रही है और इसकी वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि किसी भी वैल्यू की पावर जब 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है। मैं बायो स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार मेरे से बायो स्टूडेंट पूछ लेते हैं कि सर n2 इक्वल्स टू 0 क्यों आया, तो ये बेटा मैथमेटिक्स ही है, सिंपल, वैसे आपको आनी चाहिए। तो यहाँ n2 की वैल्यू 0 आ जाएगी, 1/2 की पावर n2 इक्वल्स टू 1, तो n2 की वैल्यू कितनी हो कि 1/2 इक्वल्स टू 1 आ जाए, तो n2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया, 0। वो मैंने आपको टेबल जब रीड कर रहा था तभी बता दिया था कि 0 ऑर्डर है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बी की कंसंट्रेशन चेंज होने से चेंज नहीं हो रही है। रेट ऑफ रिएक्शन आपने देखा था ना, बी की कंसंट्रेशन, बी ये देखो ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखा, ए बी को डबल कर दिया, ए को कांस्टेंट रखकर बी को डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन वही रही। इसका मतलब बी को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन को कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब हमने n2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और अब हमारे पास n2 की वैल्यू आ गई है 0। अब हम n1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो n1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट डिवाइड बाय थर्ड कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट 4 इंटू 10⁻⁻5 और के 0.1 की पावर n1, 0.1 की पावर n2। 4 इंटू 10⁻⁻5 के 0.1 की पावर n1 एंड 0.1 की पावर n2 डिवाइड बाय क्या करते हैं हम, थर्ड की वैल्यू कितनी है, 16 इंटू 10⁻⁻5 के
0.2 की पावर n1 और 0.1 की पावर n2। ठीक है, आप फर्स्ट डिवाइड बाय थर्ड करोगे तो भी वही आंसर आएगा, थर्ड डिवाइड बाय फर्स्ट करोगे तो भी वही आंसर आएगा। तो अब आप देख लो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 1/4, ये इससे कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, ये 0.1/0.2 n1। तो n1 1/2 की 1/2 इक्वल्स टू 1/4, यानी 2 की पावर, यानी यहाँ n1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2। भाई अगर n1 की वैल्यू 0, अगर n1 की वैल्यू 0 हो तो यहाँ 1 आएगा, और n1 की वैल्यू अगर 1 हो तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2। अगर यहाँ 1/2 आता तो मैं क्या बोलता, n1 की वैल्यू 1 है, पर यहाँ 1/2 तो आया नहीं ना, यहाँ 1/4 आया तो स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब n2 की वैल्यू कितनी, n1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो हमारे पास n2 की वैल्यू तो 0 आई और n1 की वैल्यू 2 आ गई। तो इसका मतलब a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 हो गया, a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 हो गया। रिएक्शन क्या थी, a प्लस b इक्वल्स टू c, ये रिएक्शन थी। इस रिएक्शन का अब रेट लो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है, और वो रेट लो एक्सप्रेशन क्या है, r इक्वल्स टू k a की पावर 2 और b की पावर 0। तो आप देख लो, मैंने बार बार कहा है कि इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन का जो रेट लो इक्वेशन है, इस रिएक्शन का जो रेट लो इक्वेशन है वो है a की पावर 2। रेट लो इक्वेशन क्या है, a की पावर 2 और b की पावर 0, b की पावर 0। जबकि रिएक्शन क्या है, a प्लस b इक्वल्स टू c। a का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1, b का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1। लेकिन a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है। तो यहां इन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो से हमको कोई मतलब नहीं है। हम तो यहाँ पर रेट लो इक्वेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है। रेट लो इक्वेशन के अंदर हम उन रिएक्टेंट स्पीशीज को एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है और किस मल्टीपल में करती है। जैसे यहाँ ए का कंसंट्रेशन डबल होने से रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, और यहाँ पर बी का कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी नहीं, यानी बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 हो गया तो ऊपर 0 लगाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से कभी भी आप रेट लो इक्वेशन मत बनाओ। बच्चे क्या करते हैं, 2a प्लस 3b और x प्रोडक्ट बन गया तो इसका रेट लो एक्सप्रेशन ये लिख देंगे, तो ये गलत है बेटा, ये पूरी तरह से गलत है। ठीक है ना, इसका रेट लो एक्सप्रेशन में इनसे कोई रिलेशन नहीं है। अगर ऐसा लिख दिया तो ये पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो ऑब्जर्व वैल्यू है, इस तरह से अपन ने ऑब्जर्व किया। अब हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, r a की पावर 2 एंड b की पावर 0, k r a की पावर 2 और b की पावर 0। मैं तीनों ऑब्जर्वेशन से रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट केस में देखो रेट कितनी है, 4 × 10⁻⁻5 और वैल्यू कितनी है, 0.1। वैल्यू कितनी है बेटा, 0.1 और 0.1। तो यहाँ 0.1 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 0.1 की पावर 0 आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻⁵ अपॉन 0.01। इसको सोल्व करूंगा तो 4 × 10⁻³ आ गया, क्योंकि 0.1 की पावर 0 1 के बराबर आ गई, ये तो 1 है, 0.1 की पावर 0 = 1। सेकंड वाली इक्वेशन में देखो, ये रहा सेकंड वाला इक्वेशन, क्या है रेट इसकी, 4 × 10⁻⁵ क्या वैल्यू है, 0.1 और 0.2, 0.1 का स्क्वायर एंड 0.2 का 0, फिर 0.2 की 0 = क्या आ जाएगा, 1। तो ये क्या आ जाएगा, 4 × 10⁻⁵ 0.01 जो आ जाएगा 4 × 10⁻⁻3। ठीक, थर्ड से निकालना है अपन। थर्ड वाले डेटा ये रहे,
तो रेट कितनी आ गई हमारे पास? रेट आ गई बेटा 16 इंटू 10⁻⁻5। ए का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सॉरी बी की पावर 0, बी की वैल्यू 0.1, ये 0.1 यहाँ रख दी। सोल्व करूंगा 16 इंटू 10⁻⁻5 0.04। ठीक है, तो ये क्लियर है, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा, नीचे तो आ जाएगा 0.01 और ऊपर आ जाएगा 4। तो अब ये वाली वापस वैल्यू इसको सोल्व किया तो कितनी आ गई? 4 इंटू 10⁻⁻3। कुल मिला के आपने क्या देखा? आप ध्यान दो, कंसंट्रेशन कुछ भी लिया हो, तीनों केस में कंसंट्रेशन अलग अलग है, लेकिन रेट कांस्टेंट कांस्टेंट है, तभी तो इसको कांस्टेंट कहा है। इसका मतलब ये हो गया कि रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज होने से चेंज नहीं होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट चेंज होगी। ध्यान से सुन लेना, आगे काम आएगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी। हाँ, अगर वो उसके रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है तो नहीं होगी, ठीक है, जीरो ऑर्डर एक एक्सेप्शन है, ठीक है। बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ ए का कंसंट्रेशन चेंज हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हुई, पर ए के कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन तो चेंज हुई, पर के की वैल्यू चेंज नहीं हुई। जैसे ये देखो, यहाँ 0.1 है और यहाँ 0.2 है, तो 0.1 पर रेट ऑफ रिएक्शन है 4 इंटू 10⁻⁵, 0.2 पर है रेट ऑफ रिएक्शन 16 इंटू 10⁻⁵, यानी ए का कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हुई, पर ए का कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे हम यूज करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि रेट कांस्टेंट गिवन रिएक्शन का फिक्स होता है। तो रेट कांस्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए तो फिक्स है, लेकिन अलग अलग रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। रेट कांस्टेंट जैसे फॉर एग्जांपल PCl5 gives PCl3 plus Cl2, इसका रेट कांस्टेंट अगर K1 है तो K1 ही रहेगा। N2 plus thrice H2 gives 2NH3, अगर इसका रेट कांस्टेंट K2 है तो K2 ही रहेगा। N2O5 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, इसका रेट कांस्टेंट K3 है तो K3 रहेगा। लेकिन अगर K1 की वैल्यू सपोज करो 2 है, इसकी 9 है, इसकी 7 है, जस्ट असम्पशन ले रहा हूं, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट अलग अलग रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है। तो इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। जैसे बॉइलिंग पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है, अलग अलग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। वाटर का 100 डिग्री होता है बॉइलिंग पॉइंट, एसीटोन का 58 डिग्री होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर फिक्स है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट, यानी पर्टिकुलर लिक्विड के लिए फिक्स, डिफरेंट लिक्विड के लिए डिफरेंट। इसी तरह से रेट कांस्टेंट भी कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए फिक्स, पर अलग अलग रिएक्शन के लिए उसकी वैल्यू अलग अलग। अब रेट कांस्टेंट को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये रिएक्शन है, यहाँ पर ये है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कैपिटल A इज द रिएक्टेंट, स्मॉल b इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड कैपिटल B इज द रिएक्टेंट। तो अब मैं इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, R इक्वल्स टू K A की पावर A D की पावर B, ठीक है? ठीक है? नहीं ठीक। मैंने बार बार कहा है कि ये वाली वैल्यू जरूरी नहीं है ऑर्डर के बराबर आ जाए, इसलिए अगर आपको ऐसा गिवन है और आपने ऐसा लिख दिया, वो रॉन्ग हो गया। इसीलिए यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मैंने फिर यहाँ R इक्वल्स टू K A की पावर N1 और B की पावर N2, N1 और N, अब जरूरी नहीं है कि N1 की वैल्यू A के बराबर आ जाए, जरूरी नहीं है कि N1 की वैल्यू A के बराबर आ जाए, कभी कभी आ भी जाती है, वो बात अलग है। जरूरी नहीं है कि N2 की वैल्यू B के बराबर आ जाए। तो इसीलिए इसको हम, अगर यहाँ A और B लिखा हुआ है और आपने यहाँ स्मॉल a और स्मॉल b लिख दिया, टीचर आगे चेक ही नहीं करेगा, रॉन्ग कर देगा, वो समझ जाएगा स्टूडेंट का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। एनीवे, अब ये हमारी इक्वेशन आ गई,
R इक्वल्स टू K A की पावर N1 और B की पावर N2। तो देखो R इक्वल्स टू K A की पावर N1 B की पावर N2, N is the order of reaction, और N1 N की वैल्यू क्या हो जाएगी N1 प्लस N2। N is the overall order जिसका सम है N1 प्लस N2 at given temperature। अब देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखो, मैं आगे बढ़ने से पहले फिर आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं। रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जनरली, क्योंकि जैसे ही हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस रिएक्टेंट के बॉन्ड भी जल्दी जल्दी टूटने लग जाते हैं, उसको टेम्परेचर के थ्रू जल्दी जल्दी एक्टिवेशन एनर्जी मिलने लग जाती है, कोलिजन रेट बढ़ जाती है, वो जल्दी एक दूसरे से पहले धीरे धीरे कोलाइड कर रहे थे, टेम्परेचर बढ़ गया तो तेजी से कोलाइड करने लग जाएंगे। तो रिएक्शन किसका रिजल्ट होता है? प्रॉपर कोलिजन्स का। और फिर रिएक्शन के अंदर जब रिएक्शन हो रही तो बॉन्ड ब्रेकिंग, और बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से सप्लाई हो जाएगी? जो हम हीट देंगे, जो हम टेम्परेचर देंगे। तो इसीलिए हम किसी भी रिएक्शन को गिवन टेम्परेचर पर डिस्कस करते हैं। तो एट गिवन टेम्परेचर, अब सपोज करो मैंने क्या किया, सपोज हमने ए और बी दोनों, ए का कंसंट्रेशन लिया 1 मोल पर लीटर, बी का कंसंट्रेशन लिया 1 मोल पर लीटर, दोनों का 1 मोल पर लीटर लिया। तो मैंने क्या किया, ए का कंसंट्रेशन भी 1 मोल पर लीटर लिया और बी का भी कितना लिया? 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन। ए का भी 1 मोल पर लीटर लिया और बी का भी 1 मोल पर लीटर लिया। तो अब मैंने ए का और बी का जब 1 मोल पर लीटर ले लिया तो के 1 की पावर N1, 1 की पावर N2, तो किसी 1 की पावर N1, 1 की पावर N1 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। 1 की पावर N2 किसके बराबर होगा? 1 की बराबर। ठीक है, 1 की पावर 1000 हो तो भी 1 ही रहता है, 1 की पावर 10 हो तो भी 1 रहेगा, 1 की पावर 2 हो तो भी 1 ही रहेगा। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K। तो रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट। रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट कोई अलग से, ठीक है ना, ऊपर से भगवान ने रिएक्शन के रेट कांस्टेंट बना के नहीं भेजे हैं, ये हमने खुद नहीं बनाया रेट कांस्टेंट। कैसे बनाया है रेट कांस्टेंट? हम क्या करते हैं, कोई भी जो गिवन रिएक्शन है, कोई भी जो गिवन रिएक्शन है, उस गिवन रिएक्शन के रिएक्टेंट स्पीशीज की कंसंट्रेशन 1 मोल्स पर लीटर ले लेते हैं। जैसे यहाँ 2 रिएक्टेंट स्पीशीज है ए और बी, तो ए और बी दोनों का कंसंट्रेशन हमने कितना लिया? 1 मोल्स पर लीटर। ए और बी दोनों के कंसंट्रेशन हमने कितना लिया? 1 मोल्स पर लीटर। और जब हमने दोनों की वैल्यू यहाँ 1 रखी, यहाँ 1 रखी, तो R इक्वल्स टू K आ गया, रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट आ गया एट गिवन टेम्परेचर पर। तो रेट कांस्टेंट की जो डेफिनेशन होती है, ध्यान से सुनो, मैं अगली स्लाइड के अंदर रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आप केवल सुन ले। रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन concentration of all reactant species taken is 1 mole per liter at given temperature। यानी किसी भी रिएक्शन के अंदर जितनी भी रिएक्टेंट स्पीशीज है, सबकी कंसंट्रेशन आप 1 मोल पर लीटर ले लो गिवन टेम्परेचर पर, तो उस समय जो उस रिएक्शन की रेट आएगी वही रेट कांस्टेंट के बराबर है। इसीलिए रेट कांस्टेंट को हम स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। तो उसको हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक कंडीशन में है। कौन सी 2 स्पेसिफिक कंडीशन है? 2। बच्चे बोल देते हैं 1, मैं बोलता हूं नहीं बेटा, 2 स्पेसिफिक कंडीशन है। पहली स्पेसिफिक कंडीशन है कि रिएक्शन के अंदर सारी रिएक्टेंट स्पीशीज जो इन्वॉल्व है उनका कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर लेना है। दूसरी स्पेसिफिक कंडीशन है गिवन टेम्परेचर।
क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाती है। टेम्परेचर चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। देखो अगर मैंने ये वाला सपोज करो, ये वाला जब मैंने लिया तो ये वाला अगर मैंने लिया T1 टेम्परेचर पर, कितने पे लिया, 8 T1 टेम्परेचर, तो ये जो R1 आया, R1 T1, तो मेरे पास जो R1 इक्वल्स टू K1 आया, 8 कब आया, T1 टेम्परेचर पर, T1 टेम्परेचर पर आया। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर T1 से बढ़ाकर T2 कर दिया, T1 से बढ़ाकर क्या कर दिया, T2 कर दिया, T1 से बढ़ाकर टेम्परेचर, अब मैंने इसी रिएक्शन को लिया, टेम्परेचर बढ़ा के T2 कर दिया और कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर ले ली, तो मेरे पास R2 आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने टेम्परेचर T1 से बढ़ाकर T2 कर दिया, तो T1 टेम्परेचर पर अगर रेट ऑफ रिएक्शन R1 है और ये R2 है, तो इस केस में क्या होगा, कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, R2, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, कोलिजन रेट बढ़ जाती है, रिएक्शन को जल्दी जल्दी एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई और बॉन्ड जल्दी जल्दी टूट गए। बहुत सारे फैक्टर हैं टेम्परेचर के अंदर भी, हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास R2 K2 एट T2 टेम्परेचर। तो एज R1 ज्यादा बड़ा होगा R2 से, तो K1 सॉरी R1 कम होगा और R2 ज्यादा होगा, तो K1 और K2। आई थिंक आपको समझ में आ गई बात, कंपेयर कर लो, क्योंकि जब R1 K1 के बराबर है T1 पर, R2 K2 के बराबर है T2 पर, तो R1 अगर R2 कम होगा और R2 ज्यादा होगा, तो K1 कम होगा और K2 ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर T1 कम है और T2 ज्यादा है। आगे मेरी बात समझ में? तो इस तरह से हमको ये क्लियर हो गया कि दो कंसेप्ट क्लियर हो गए कि रेट ऑफ रिएक्शन सॉरी रेट कांस्टेंट क्या है। रेट कांस्टेंट हो गया जब हम रिएक्टेंट स्पीशीज की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर लेके गिवन टेम्परेचर पर जो रेट ऑब्जर्व करेंगे वो रेट ऑफ रेट वही उस रिएक्शन का रेट जो है वही रेट कांस्टेंट के बराबर है। ये क्लियर है? रेट ही रेट कांस्टेंट के बराबर है कब? जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर लिया गिवन टेम्परेचर पर। एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा ये पॉइंट, अगर आपसे कोई पूछे कि हम रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्यों कहते हैं, तो आप बोलोगे वो स्पेसिफिक कंडीशन पर है, यानी कंसंट्रेशन 1 और गिवन टेम्परेचर, ये दो स्पेसिफिक कंडीशन मेंटेन करेंगे तो ही रेट कांस्टेंट आएगा। तीसरा पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। इस वजह से रेट कांस्टेंट भी किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर। तो हमारा जो कंक्लूजन आया कि K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया? K इज द डायरेक्ट रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये यहाँ से क्लियर हो रहा है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी तो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ही तो है, रेट कांस्टेंट स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ही तो है, तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा। वो अभी आपको क्लियर है जो अभी मैंने कंसेप्ट क्लियर किया। तो K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, नंबर 1। अब जैसे मैं कुछ डिफरेंट रिएक्शन लूं, A गिव्स B, इसका रेट कांस्टेंट K1 है, C गिव्स D, इसका रेट कांस्टेंट K2 है, E गिव्स F, इसका रेट कांस्टेंट K3। तो K1 K2 K3 सेम तो होंगे ही नहीं, क्योंकि ये तीनों डिफरेंट रिएक्शन है, डिफरेंट रिएक्शन के रेट कांस्टेंट डिफरेंट रहेंगे। एट गिवन टेम्परेचर, ये सारे के सारे किस पे है? एक ही टेम्परेचर पर है, एट गिवन टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर पर। तो क्या होगा बच्चों? सपोज करो K1 का वैल्यू 2 है, K3 का वैल्यू 6 है, K4 का वैल्यू 8 है, K3 K2 कर दो, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हो गया, K1 की वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने A का कंसंट्रेशन जब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि R इक्वल्स टू K A की पावर n ऑर्डर हो गया। अब हमने K की वैल्यू क्या ली, ये R1, ये तो इसको मैं R1 बोल रहा हूं, तो ये K1 है, और जब मैंने K1 और इसकी वैल्यू 1 मोल पर लीटर ली तो हमारे पास क्या आ गया, R1 इक्वल्स टू K1। इसका मतलब K1 की वैल्यू 2 है, मतलब रेट की वैल्यू 2 है। इसी तरह से मैंने C गिव्स D में R2, C गिव्स D की बात कर रहा हूं मैं, तो C गिव्स D में मैं जब बात करूंगा तो C गिव्स D का रेट कांस्टेंट K2 है, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, C की पावर n, ये n ऑर्डर हो जाएगा इस रिएक्शन का। अब मैंने जब C का कंसंट्रेशन क्या लिया, 1 मोल पर लीटर लिया, और ये आ गया हमारे पास K2, इसका मतलब R2 मेरे पास किसके बराबर आ गया, K2, और K2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6, या K1 की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब R1 इक्वल्स टू K1 इक्वल्स टू 2, R2 इक्वल्स टू K2 इक्वल्स टू 6। तो इसी तरह से R3 इक्वल्स टू K3 इक्वल्स टू 8 स्पेसिफिक कंडीशन में जब 1 मोल पर लीटर ले रहे हैं, तो इसका मतलब जो R1 की वैल्यू है वही K1 की वैल्यू है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये जो K की वैल्यू है, ये जो K की वैल्यू है वो क्या बता रही है, रेट ऑफ रिएक्शन स्पेसिफिक कंडीशन में, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम K1 K2 K3 यानी इन रेट कांस्टेंट की वैल्यू को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन फास्ट है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज करो K1 की वैल्यू 2, इसकी 6, इसकी 8, तो आपसे पूछा जाए कि बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी रिएक्शन ज्यादा फास्ट है, तो आप बोलोगे थर्ड वाली रिएक्शन ज्यादा फास्ट है, थर्ड वाली रिएक्शन ज्यादा फास्ट है। तो K वैल्यू ऑफ K, किसी भी रिएक्शन का जो वैल्यू है, रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो किसका मेजरमेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन का। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मेजरमेंट कौन है, रेट कांस्टेंट। इसलिए आप बुक में ये लाइन पढ़ोगे, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज द मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपको समझ में आ गया, और इस एग्जांपल से समझ लो आप। तो हमारे को रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता चल गई। इसका मतलब जो वो सारे फैक्टर, ध्यान दो, वो सारे फैक्टर जो रेट को बढ़ाएंगे वो रेट कांस्टेंट को भी बढ़ाएंगे। अगर किसी फैक्टर ने जैसे कैटलिस्ट ने रेट ऑफ रिएक्शन 2 की जगह 3 कर दी, तो रेट कांस्टेंट भी 2 की जगह 3 हो जाएगा, क्योंकि R1 इक्वल्स टू K1 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा फिर। तो वो सारे फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं वो सारे फैक्टर रेट कांस्टेंट को भी बढ़ाएंगे। अगर किसी ने कोई फैक्टर है, कोई कैटलिस्ट है, उसने क्या किया, रिएक्शन की रेट को बढ़ाया, तो हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट को भी बढ़ाया। ठीक है, तो जो फैक्टर्स, जो कंडीशन रेट को बढ़ाती है, वही फैक्टर, वही कंडीशन रेट कांस्टेंट की वैल्यू को भी बढ़ाता है। जैसे टेम्परेचर रेट को बढ़ाता है, रेट कांस्टेंट को बढ़ाता है। ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट आएगी, जो मैं डिस्कस कर चुका। अगर हमने कैटलिस्ट लगा दिया तो उसी रिएक्शन की रेट बढ़ गई, तो डेफिनेटली है। अगर मैंने कैटलिस्ट के जैसे यही एग्जांपल ले लिया मैंने, और यहाँ पर ये रिएक्शन कैटलिस्ट के अब्सेंस में हुई और ये आ गया, अब इसी रिएक्शन को मैंने कैटलिस्ट लगा दिया है, A गिव्स। अब मैं इसी रिएक्शन के अंदर क्या कर रहा हूं, इसी रिएक्शन के अंदर मैंने कैटलिस्ट लगा दिया, ये CT, ये क्या है, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। अब कैटलिस्ट अब वापस यही लिया है, ये तो हो गया अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये तो अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब मैंने R1 इक्वल्स टू K1 ले लिया, A की पावर N1 ले लिया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, K1 1 की पावर N, और ये K1 आ गया। अब ये जो K1 है, ब्लू वाला K1, ठीक है, ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में है, ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो यहाँ पर जो R1 इक्वल्स टू K1 आया, वो हो सकता है 3 आ जाए, 4 आ जाए। ठीक है, तो
जबकि देखो ये दोनों रिएक्शन एक ही है बेटा, A gives B। ये कैटलिस्ट के एब्सेंस में है, ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में है। तो जब कैटलिस्ट के एब्सेंस में हमने A का 1 मोल पर लीटर लिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आई, 2 मोल्स पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो R1 = K1 = 2, तो रेट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई थी। अब मैंने क्या किया, इसी रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट लगा दिया और कैटलिस्ट लगा के वापस नए सिरे से स्टार्ट किया। ये तो एक खत्म, ये ऑब्जर्वेशन खत्म, इसको फेंको। अब नया ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, A gives B, लेकिन नए ऑब्जर्वेशन में कैटलिस्ट लगा दिया, पहले वाले में कैटलिस्ट नहीं था, ठीक है। तो अब हमने जैसे यहाँ कैटलिस्ट लगा दिया, तो कैटलिस्ट लगते ही रिएक्शन की रेट बढ़ गई। पहले रिएक्शन की रेट 2 थी, अब 3 हो गई। तो जब हमने R1 = K1 A, तो A की वैल्यू कितनी ली, 1, स्पेसिफिक कंडीशन ले ली। तो क्या हो जाएगा, K1 × 1 की पावर n, तो K1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है A की पावर n 1, तो ये 1 आ गया। तो ये हो गया R1 K1 = 3। तो आपको कोई बोले कि रेट कांस्टेंट को कौन चेंज करता है, तो मेन 2 पॉइंट तो सामने आ गए। एक तो टेम्परेचर रेट कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करता है, और दूसरा कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करता है। अब हम रेट कांस्टेंट मतलब स्पेसिफिक रिएक्शन रेट और रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। तो पहले तो देखो, ये जो सब चीज पढ़ा चुका हूं वही लिखी हुई है। मैं इसको रीड करता हूं। ब्लू फॉन्ट्स में तो रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन लिखा हुआ है। हेंस रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड as the rate of reaction when the concentration of each reactant is taken as unity, यानी वही 1 मोल पर लीटर लेना है। It is for this reason that the rate constant is also called specific reaction rate। आप पॉज करके फिर ध्यान से धीरे-धीरे पढ़ लेना। अब characteristic of rate constant, तो फर्स्ट पॉइंट है the value of, अब ये characteristics हैं इसके। The value of rate constant gives an idea about the speed of a reaction। अभी डिस्कस किया मैंने कि K1 की वैल्यू 2 है, K1 की वैल्यू 6 है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू 2 है, तो रेट 2 है। K की वैल्यू अगर 6 है तो रेट 6 है, K की वैल्यू 8 है तो रेट 8 है। वापस रीड कर रहा हूँ, पढ़ा चुका हूँ, खाली सिंपल रीड कर लेता हूँ मैं। फर्स्ट, the value of rate constant gives an idea about the speed of a reaction, that is greater is the value of rate constant, faster is the reaction। In simple words, it is a measure of rate of reaction। क्लियर कर चुका हूँ। Second, each reaction has a definite value of the rate constant at a particular temperature। Okay, temperature पे डिपेंड करता है। Third, the value of rate constant depends on the temperature, that is change with change in temperature। Fourth, the value of rate constant is independent of the concentration of reacting species। बिल्कुल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, इसमें ये प्रूव कर दिया था। The unit of rate constant depends upon order of reaction। ठीक है, इस लास्ट पॉइंट को हम वापस डिस्कस करते हैं। वापस डिस्कस नहीं करते, करना है। तो ये सारा बहुत अच्छा, अभी आपके पास जो डिस्प्ले है बहुत अच्छा है, पोस्ट करके इसके अंदर से नोट्स बना लेना। ये बहुत जो भी डिस्कस किया सारा कुछ है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, इनमें डिफरेंस भी बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। रेट कांस्टेंट पे शॉर्ट नोट्स लिखने को आ जाए तो प्रीवियस स्लाइड लिखनी है, और रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस रेट कांस्टेंट, तो आप देखो इसको आप खुद ही रीड कर लेना, क्योंकि मैं अभी पढ़ा चुका हूँ इसको, तो बहुत ज़्यादा टाइम खर्च हो जाता है। जो पढ़ाया है वही है, ठीक है। अब ये आ जाओ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ताकि हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को डिस्कस कर लें। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या है? सपोज करो यूनिट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ n ऑर्डर, ठीक है। तो n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में अच्छे से अलग से और वापस भी डिस्कस करूंगा। तो सपोज किसी भी रिएक्शन, ये एक अजम्पशन ले रहा हूं, R = K A की पावर n। K is the rate constant, K is the rate constant।
K रेट कांस्टेंट है, तो K की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? K की वैल्यू आ जाएगी रेट अपॉन A की पावर n। ध्यान दो बच्चों, रेट की यूनिट क्या होती है? मोल्स पर लीटर, कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स। इज इट क्लियर? कंसंट्रेशन की यूनिट, कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब हुआ मोल्स पर लीटर। कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? मोल्स पर लीटर। और ए की पावर n, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ये तो एक्टिव मास है, कंसंट्रेशन है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कंसंट्रेशन की पावर n। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? कंसंट्रेशन की पावर n। वेयर कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन किसको डिनोट कर रहा है? मोल्स पर लीटर को। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल करूंगा तो क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा टाइम इनवर्स और नीचे आ जाएगा कंसंट्रेशन n-1, क्योंकि एक ये n है, ये अगर इसकी वैल्यू 10 है तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है, एक कम हो जाएगा, कैंसिल कर दिया तो। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n इंटू टाइम इनवर्स। बात समझ में आ गई? इसको ऊपर ले लिया, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले गया, यानी नीचे है तो ऊपर ले गया, तो नीचे है n-1 तो ऊपर ले गया तो 1 - n हो जाएगा। तो हमारे पास nth ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट यूनिट है वो क्या आ गई? दिस इज द यूनिट ऑफ, इसका मतलब मेरे पास क्या आया? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या आ गई मेरे पास? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आ गई, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या आ गई? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n इंटू टाइम इनवर्स। कंसंट्रेशन किसको बता रहा है? मोल्स पर लीटर को। कंसंट्रेशन किसको बता रहा है? तो K = मोल पर लीटर 1 - n इंटू टाइम। अब टाइम मैंने क्या कहा? ये चैप्टर हमको परमिशन देता है, सेकंड, मिनट्स, आवर्स, डिपेंड करता है रिएक्शन और न्यूमेरिकल किस तरह से हमको पूछा गया है। मैंने क्वेश्चन भी करा रखे इसके। तो ये अब ये हो गया हमारे पास, K की वैल्यू आ गई मोल्स पर लीटर 1 - n इंटू टाइम इनवर्स। अब अगर ये हो गई यूनिट, अब अगर मैं बोलूं n की वैल्यू 0 है तो यहाँ n की वैल्यू 0 लिख दोगे तो यूनिट क्या आ जाएगी? मोल पर लीटर 1 इंटू टाइम इनवर्स, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, कुछ भी है। तो n की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 रह जाएगा, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ये हो जाएगा। मोल जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ठीक है। और अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर लूं, यानी n की वैल्यू 1 है, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट की बात करूं, अगर रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर फर्स्ट है, रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर 0 है तो यूनिट ये आएगी। अगर रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर n क्या है? n इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मोल्स पर लीटर की पावर 0 इंटू टाइम इनवर्स। तो मोल्स पर लीटर की पावर 0 क्या हो गया? ये तो क्या हो गया? 1। तो खाली क्या यूनिट आ जाएगी? टाइम इनवर्स, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स। तो अगर आपको एक मिनट, एक और ले लेते हैं एग्जांपल। n की वैल्यू अगर 2 ले ली हमने, n की वैल्यू 2 ले ली तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोल्स पर लीटर 1 - 2 इंटू टाइम इनवर्स, यानी यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो 1 - 2 क्या हो जाएगा? -1। ओके, अब मैं नीचे स्पेस नहीं है तो इसमें चेंज कर रहा हूँ, -1 आ गया। इस माइनस को मैं प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा? लीटर अपॉन मोल, यानी लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स। तो आप समझो बेटा, बहुत बार क्या होता है कि जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गिवन होती है तो उसके अंदर हमको ऑर्डर ही गिवन नहीं है। अब मेरे को स्टूडेंट बोलते हैं सर आप तो कहते थे रिएक्शन को देख के हम ऑर्डर तो फाइंड ही नहीं कर पाते।
तो होता क्या है एक्चुअल में, वो आपकी स्किल्स चेक कर रहा है, आप कितने अवेयर्ड हो चैप्टर के लिए। वो क्या करेगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखा होगा। अब रेट कांस्टेंट की जब वैल्यू दे रखी है उसने, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू के जस्ट आगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू के जस्ट आगे अगर ये वाली यूनिट लिखी हुई है, ये वाली यूनिट लिखी हुई है, तो हम समझ जाएंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट 2 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट की वैल्यू 5.6 × 10⁻⁻6 मिनट इनवर्स लिखी हुई है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर रेट कांस्टेंट के आगे ये वाली यूनिट लिखी हुई है, तो हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो हम रेट कांस्टेंट की यूनिट को देखकर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर रेट कांस्टेंट की यूनिट को देखकर ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आज वाली क्लास मेनली मेरे लिए, आज वाली क्लास जो थी मेनली रेट कांस्टेंट को लेके थी। तो मेरा पर्पस ये था कि आपको रेट कांस्टेंट अच्छे से समझ में आ जाए, रेट कांस्टेंट क्या है, किस पे डिपेंड करता है, इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं, और तो आई थिंक आपको रेट कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लूंगा और चैप्टर को आगे बढ़ाता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच।